नमस्कार साथियों। तो पिछली क्लास में अपन ने पब्लिक फाइनेंस यानी लोक राजस्व देखा था, जिसमें अपन ने सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और गवर्नमेंट को होने वाले घाटे, जैसे आपको राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, सार्वजनिक घाटा, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटे के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में अपन समझेंगे धन के स्वरूप क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स की एक टॉपिक है, यानी अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है धन के स्वरूप। आज की इस क्लास में अपन धन के स्वरूप समझेंगे। M1, M2, M4, M3 ये सारी चीजें क्या होती हैं, मौद्रिक नीतियां किस पर लागू होती हैं, किस पर लागू नहीं होती हैं, मौद्रिक नीतियां कौन सी चीजें होती हैं, और अपन चीजें समझेंगे कि तरलता क्या चीज होती है। तरलता के बारे में अपन चर्चा भी करेंगे, ठीक है। और आकस्मिक यानी इमरजेंसी के अंदर आकस्मिक स्थिति में कौन से धन को अपन उपयोग करते हैं। चलिए तो बिना देरी किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए धन के स्वरूप क्या होते हैं। धन के स्वरूप के अंतर्गत अपन गवर्नमेंट यानी इंडिया, भारत के अंदर जितना भी पैसा है, भारत के अंदर जितना भी पैसा है वह कहाँ कहाँ पर स्थित है उसको अपन कहते हैं धन के स्वरूप। यानी धन कहाँ पर स्थित है उसको अपन कहेंगे धन के स्वरूप। चलिए तो सबसे पहले इस श्रेणी में आता है अपना M1 पैसा, जिसको अपन M1 कहते हैं। M का मतलब होता है मनी, M का मतलब क्या होता है मनी, मनी का मतलब होता है पैसा। अब वन की बात करें तो मैं नहीं, सबसे पहले देखते हैं अपन सबसे पहले पैसा कहाँ पे होता है। तो देखिए अगर M1 की बात करें तो इसमें क्या होता है, लोगों का जो पैसा होता है, लोगों का क्या होता है जो पैसा, लोगों पर क्या होता है आप बताओगे। लोगों पर जितना पैसा होता है यानी लोगों का जो धन होता है, लोगों का धन प्लस, देखिए इसमें पहली बात तो क्या आता है लोगों का धन, यानी जो भी व्यक्ति है आपके घर पर, अभी मान लीजिए आपने 10,000 रुपए रखे हैं, तो आपके पास कितने लोगों के धन में कितना आ जाएगा 10,000 रुपए। यानी मान लीजिए आपके पास प्रेजेंट में आपके घर पर अगर 10,000 रुपए रखे हैं तो लोगों के धन में कितना आ जाएगा 10,000 रुपए। चलिए अब इसी के साथ और इसी में आता है बैंक का मांग जमा, बैंक का मांग जमा। देखिए बैंक की मांग जमा से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके जो आपके घर पर रखे हैं 10,000 रुपए, तो M1 कितना लोगों का धन कितना हो गया, मतलब आप लोगों में आ गए तो आपका, अब जिन जिन लोगों के घर पर पैसा रखा होगा सब लोगों के धन में। बैंक में मांग जमा, जैसे आपका मान लीजिए बैंक में 50,000 रुपए जमा है, तो बैंक भाई आप उसे मांगोगे ना, नहीं मांगोगे भाई। बैंक में जो चीज आपकी जमा है उसको क्या है, बैंक का मांग जमा मतलब जब आप मांगोगे तब आपको बैंक क्या कर देगा, उस पैसे को वापस दे देगा, बैंक का मांगेगा। अगला इसके बाद है, इस पे आता है RBI का धन। क्या आता है इसमें, RBI का धन, यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI का धन। देखिए यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI जो है, इसके पास जितना भी धन है वह सब सारी चीजें किसमें आ जाती हैं M1 में। यानी जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं उन सभी के पास जितना पैसा है वो पैसा, प्लस बैंकों में लोगों का जितना पैसा जमा है वो पैसा, प्लस RBI के पास जितना पैसा है वह किसमें आ जाता है। सारी चीजों को जब आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो वह सारे पैसे को अपन कहते हैं M1। तो अब आप सोच रहे हो कि भाई M1 कितना बड़ा पैसा है, M1 के अंदर कितना पैसा है, इतना पैसा है हद से ज्यादा, यानी बहुत ही ज्यादा पैसा है M1 के अंदर। तो जब आपसे अगर बोले कि भाई आप भगवान से मांगो, ये भगवान हमें M1 दे दे, हमको क्या दे दे M1 मांगो। सोचो अगर आदमी सोच रहा है 100 रुपए मांगो किसी से, 100 रुपए दे दी, मैंने ले 10 रुपए ले ले, कितने ले ले 10 रुपए, यानी आपको 100 का कितना परसेंट मिलेगा 10%। अगर इसका 10% मिलेगा तो समझिए आपकी जिंदगी बन गई। M1 का 10% मिला होगा, कितना पैसा मिलेगा आपको। देखिए छोड़िए आपका 10% पैसा, मान लीजिए अभी आप कोई काम नहीं करते, आप मान लीजिए 10,000 रुपए कमाते हैं, आपके 1% कितना हो गया 100 रुपए, कितना होगा 100 रुपए। लेकिन भाई अगर अंडानी, जो अंबानी अडानी का पैसा देखें, अगर उनकी 1% की बात करें तो आपके पास बहुत पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह क्या है, हर M1 में पैसा हो, काफी ज्यादा पैसा है। तो आप सोचो भाई M2 में, M4 ये कितना होगा। चलिए समझते हैं। देखिए जो M1 हो गया अपना, लोगों के पास जितना धन प्लस बैंक में मांग जमा और RBI के पास जितना धन होता है, सारी चीजों को जब जोड़ दिया जाता है तब आपका M1 निकल के आता है। लेकिन अगर M2 की बात करें तो M2 में क्या आता है, पहली बात तो M1, यानी M1 के जितने, M1 के अंदर जितना भी पैसा है, M1 के अंदर जितना भी अपन ने देखा, M1 के अंदर ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के अंदर जितना पैसा है M1 के अंदर, प्लस आप लोगों ने देखा होगा जो गांव में जो पोस्ट बैंक होते हैं, क्या होते हैं पोस्ट बैंक, पोस्ट बैंक में व्यक्तियों का कुछ ना कुछ पैसा जमा रहता है। भाई देखिए इसमें अपन ने RBI का देख लिया, बैंकों के पास देख लिया, पोस्ट बैंक का तो नहीं देखा है। तो डाक घर का क्या क्या आएगा, बचत जमा, इसमें क्या आएगा डाक घर का
बचत जमा, यानी लोग क्या करते हैं, अपने ही पोस्ट में एक छोटा सा बैंक होता है जिसमें क्या कर देते हैं, लोग जमा करते हैं, कभी कभी डाक वाला खा के भी बच जाता है, कहाँ चला जाता है, मतलब उन सारे पैसों को लेके कहाँ जाता है, गायब हो जाता है। आज तक कई एक लोगों के नहीं मिले हैं। ठीक है, यानी M1 क्या होता है, M1 प्लस डाकघर का बचत जमा, यानी डाकघर के अंदर जितने भी सेविंग्स जो जमा होती है, मतलब जो अकाउंट में जमा होते हैं, वह M1 के अंदर सारा पैसा। अब डाकघर का बचत, अब आपका मन कर रहा होगा है M1 क्यों मांगे, भगवान से मांगना है तो फिर M2। अभी बाबू M2 मत मांगो, आगे आगे देखो होता है क्या। अगर आता है अपना M3, क्या आएगा M3 में क्या आएगा, M1 प्लस, M1 हो गया प्लस, देखिए आप लोगों ने बैंकों के पास मांग जमा, लेकिन आप लोग कभी कभी LIC भी तो भरते हो, क्या भरते हो, LIC, जिसके आप क्या करते हो, उसमें फिक्स डिपॉजिट करते हो। जैसे दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, जैसे एक तो होता है करंट अकाउंट, जैसे देखिए मेरे करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, मैंने पैसा जमा किया, चाहूं तो मैं 2 दिन बाद उसको निकाल सकता हूँ, जमा किया 2 दिन बाद उसको क्या करता हूँ, निकाल सकता हूँ। लेकिन जो FD वगैरह होता है, यानी फिक्स डिपॉजिट होता है, उसमें आपको एक निर्धारित समय दे दिया जाता है, और उस समय बोल दिया जाता है कि आपको आज के 10 साल बाद, जैसे मान लीजिए आप प्रत्येक महीने 6,000 रुपए भरिए, एक साल के बाद, कितने साल के बाद, एक साल के बाद आपको कितना मिल जाएगा, 72,000 रुपए मिल जाएगा। 72,000 का प्लस कुछ ब्याज मिलेगा, मान लीजिए 80,000 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 80,000। यानी आपसे बोलेगा बैंक कि आप क्या करा लीजिए, आप फिक्स डिपॉजिट करा लीजिए, यानी कि आप 12 महीने लगातार क्या करिए, 6,000 रुपए भरिए, आपके 72,000 रुपए में आपको कुछ ब्याज जोड़ के 80,000 रुपए दे दे। यानी जब आप उसको क्या नहीं कर सकते, तोड़वा नहीं सकते हो, यानी आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, यानी मेरे को कुछ इस समय के लिए क्या चाहिए, मेरा पैसा चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, M1 में M1 प्लस बैंक का फिक्स डिपॉजिट, किसका, बैंक का जो FD होता है, बैंक में क्या होती है जो FD, यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। बैंक का क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। इसके बाद आता है अपना M4। देखिए M1 में ये सारा पैसा आ गया, M1 में क्या आ गया, ये सारा पैसा आ गया। M2 में क्या आ गया, M2 के अंतर्गत आ गया M1 प्लस डाकघर का बचत जमा। M3 के M1 प्लस डाक बैंक का फिक्स डिपॉजिट। अब देखिए एक बात याद रखिए, M1 सारी चीज इसमें आ गई। अब M2 यहाँ पे क्या आएगा, M1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा M2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, M2। देखिए यानी M2 के अंदर जितना भी पैसा है प्लस बैंक का जो फिक्स डिपॉजिट है, उसको अपन क्या बोलेंगे, तो आप बताओगे M3। इसके बाद आता है M4 में देखिए बाबू M3, एक तो क्या M3, यानी कि जितना भी पैसा है वो पूरा पैसा, क्या, वो पूरा पैसा। और डाकघर की यहाँ पे M1 ही आएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर M1 ही आएगा। अब आएगा डाकघर का कुल जमा, डाकघर का क्या आएगा, कुल जमा। यानी देखिए M3 के अंतर्गत क्या आ गया, M3 के अंतर्गत आ गया M1 आ गया, M1 तो आ ही गया। बैंक का फिक्स डिपॉजिट, बैंक के अंदर जितना फिक्स डिपॉजिट था, बैंक के अंदर जितना मांग जवाब, बैंक खत्म। RBI का धन जितना था सब M1 के अंतर्गत आ गया, लोगों के पास जितना धन था सब आ गया। अब M3 मतलब M3 सारी चीजें आ गई, बचा क्या, डाकघर की बचत जमा, इसमें थी M2 में, लेकिन इसमें M2 नहीं है, M3 है। तो इसमें क्या, डाकघर का कुल जमा, मतलब बचत जमा भी और उसका जो फिक्स डिपॉजिट है वो भी, तो पूरा पैसा किसमें आ गया, M4 में। अब भगवान से अब मांगे भाई कितने परसेंट, बस महाराज तनिक से दे दीजिए, कितना परसेंट, 1%, तनिक सा कितना, 1%, लेकिन दे किसका दीजिए, M4 का। भगवान बोला बड़ा ही चालाक है, इकोनॉमिक्स पढ़ के आया है, बड़ा चालाक है, तो क्या मांगे, M4 का 1%। लेकिन M4 के अंदर क्या है, M3 प्लस डाकघर का बचत जमा, M3 प्लस डाकघर का बचत जमा, ये आपके धन के क्या हो गए, स्वरूप हो गए। यानी आपके इंडिया के अंदर, अगर किसी भी देश, इंडिया के अंदर अगर बात करें तो इतना सारा क्या होता है, पैसा होता है। चलिए समझते हैं, अब समझते हैं सबसे ज्यादा अगर बात करें, अगर आकस्मिक स्थिति में अगर बात करें अपन इमरजेंसी में, तो एक बात बताइए, मान लीजिए आपके घर पर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, घर के पास
आपको कोई व्यक्ति या कोई भी मान लीजिए आपको कुछ भी काम पड़ा, तो आप सबसे पहले पैसों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो जब पैसे की आपको जब ज़रूरत पड़ेगी, तो उस समय आपको कौन-सा पैसा काम आएगा? या तो आपके पास जो घर रखा है, मतलब लोगों के धन जो है, आपके पास जो क्या कहाँ रखा है, जो घर रखा है, वो पैसा ज़रूरत आएगा। अगर आपके पास घर नहीं है, तो बैंक में आपका जो अकाउंट में जो पैसा जमा है, वो आ जाएगा। अगर यह भी नहीं है, तो फिर आप कहाँ जाओगे? आरबीआई के पास जाओगे नहीं, यही होगा। यानी आकस्मिक स्थिति में या अपन बात करें इमरजेंसी में, यानी आपातकालीन स्थिति में कौन-सा पैसा जमा काम आता है? तो एमआई, मतलब आकस्मिक स्थिति में आकस्मिक स्थिति में कौन सा पैसा काम आता है? तो आप बताओगे आकस्मिक स्थिति में काम आता है पैसा M1। कौन सा पैसा काम आता है? आप बताओगे M1 जी। अब एक बात तो देखिए, अब एक चीज समझिए, तरलता। तरलता क्या होती है? अगर मैं बात करूं तरलता, तरलता समझिए, तरलता यानी लिक्विडिटी क्या होती है? तरलता का मतलब होता है, देखिए तरलता का क्या मतलब, आपको ऐसे समझिए, आप जिस चीज को देकर, आप जिस चीज को देकर किसी भी चीज को आप क्या करते हो, देकर कि उसके बदले आप कोई एक चीज खरीद रहे हो। जैसे मान लीजिए, आप मान लीजिए किसी ठेले पर केले खरीदने गए, तो भाई आप उसको पैसे दोगे, क्या दोगे? पैसे। तो पैसे, उसी को अपन कहते हैं तरलता, यानी जिस चीज को देकर आप क्या कर किसी चीज को खरीद सकते हो, उसको अपन क्या कहेंगे? तरलता। जिसको देकर क्या कर सकते हैं, जिसे देकर आप कोई भी चीज चीज आसानी से क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? पैसा। तो बताइए, देखिए सबसे ज्यादा तरलता किसकी होगी? आपके पास जो पैसा होगा या बैंक में? बताइए, अगर आपको कुछ जरूरत पड़ी, तो आपके पास जो पैसा होगा उसको निकालोगे, आपके पास जेब में जो पैसा होगा उसको क्या करोगे? निकालोगे, ले भाई मेरे को ये सामान दे। आपकी जेब में पैसा नहीं, तो कहां जाओगे? बैंक। तो फिर कहां जाओगे? बैंक। यानी सबसे ज्यादा तरलता, सबसे ज्यादा तरलता M1। सबसे ज्यादा तरलता किसकी होगी? M1 की। मतलब आप इसे सबसे आसानी से क्या कर दोगे? दे दोगे। तो सबसे ज्यादा तरलता किसकी होती है? तो आप बताओगे M1 की होती है। देखिए तरलता की अगर अपन बात करते हैं, तो तरलता में सबसे ज्यादा तरलता, तरलता में सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा अगर M1 M2 के हिसाब से देखें तो किसकी होती है? M1 की। लेकिन अगर तरलता अगर ऐसे देखें तो सबसे ज्यादा होती है नगद की। किसकी? नगद। यानी आपसे ज्यादा आपके पास कितना पैसा है, नगद यानी कैश में कितना पैसा है, उसकी तरलता सबसे ज्यादा होगी। यानी आप उसे कैश में करके क्या कर दीजिए, उसको क्या कर दीजिए, आप उसको भुगतान करके और क्या कर दीजिए, आप किसी भी चीज को ले सकते हैं। सबसे ज्यादा तरलता किसकी होगी? तो आप बताओगे आपके पास जो नगद है, नगद यानी कि जो आपके पास जो कैश है, उसकी तरलता होगी। इसके बाद अगर आपके पास नगद नहीं है, तो आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास क्या होगा? गहने वगैरह होंगे, मतलब गहने को जमा कीजिए और पैसे लीजिए या किसी भी चीज को लिए, तो आपके पास जो सोना है, क्या है? जो सोना है, सोना या चांदी जो भी है, उसकी तरलता क्या होगी? उससे कम। यानी सबसे ज्यादा तरलता नगद की, उससे कम किसकी होगी? सोना की। उससे कम किसकी होगी? सोने की। अब इससे भी कम तरलता होती है जमीन की। किसकी होती है? जमीन की। जैसे बताइए, आपको कोई चीज खरीदनी, मान ले 10 वर्ग फीट जगह निकलवा लें, केले खरीदने के ठेले वाले से बोले, मानी भाई 1 किलो केले दे दे, माने कितने के? 100 रुपए। ज्यादा नहीं बोल दिया? केले 100 रुपए, 40 रुपए। मान 40 रुपए की हमारी जितनी जमीन है, उतनी तू क्या कर ले, उतनी वर्ग फीट या 10 वर्ग फीट आप हमारी क्या खरीद लीजिए जगह। तो ऐसा थोड़ी करेगा वो, आपसे क्या लेगा? कैश लेगा। या आप लोगों ने देखा भी होगा, आप जब कभी दुकान पर जाते हैं, तो आप उससे बोलिए कि एक व्यक्ति है कि भाई कैश दे रहा है, क्या दे रहा है? उसको काम करने के लिए कैश रुपए दे रहा है। और एक आप हो गया उससे सामान खरीदने के लिए, उसको बोले कि फोन पे या फोन पे यूपीआई करना है। तो एक बात बताइए, किसको जल्दी सामान देगा? भाई आपको बोलेगा आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं जिस कैश वाले को क्या कर देता निपटा देता हूँ। तरलता सबसे ज्यादा नगद की होती है, उससे कम सोना की, उससे कम किसकी होती है? जमीन की। तो तरलता समझ में आया? यानी जिस चीज को देकर, जिसको देकर आप किसी भी चीज को आसानी से खरीदते हो, उसको क्या होता है? उसी को अपन क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं। अब देखिए, जब आप M1 से M2 की ओर जाओगे, M1 से जैसे जैसे आप किसकी तरफ बढ़ोगे? M1 M4 की तरफ, तो तरलता क्या होगा? तरलता क्या होगी? घटेगी। तरलता क्या होगी? घटेगी। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा तरलता लोगों के पास जो धन है बैंक में, M3 प्लस, यानी जैसे जैसे आप M1 से M4 के पास जाओगे, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं M1 से
किसकी ओर, M4 की ओर। तो तरलता क्या होगी, बताइए तरलता क्या होगी, तरलता घटेगी। लेकिन एक बात बताइए, धन क्या होगा, जब आप M1 से M4 की तरफ जाते हो, यानी ऊपर से इससे इस साइड की ओर आते हो, तो धन की मात्रा क्या होती है, धन की मात्रा क्या होगी भाई, इसमें M1 प्लस और जुड़ गया, M1 प्लस इसमें और जुड़ा, M3 प्लस इसमें तो पूरा जुड़ गया, यानी M1 से M4 की तरफ जाओगे तो तरलता घटेगी, तरलता क्या होगी, घटेगी। लेकिन धन क्या होगा, बढ़ेगा, धन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी धन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप M1 से M2 की ओर जाओगे, धन की मात्रा बढ़े, M1 से M4 की ओर धन की मात्रा बढ़ेगी, और तरलता क्या हो जाएगी, आप लोग बताओगे, तरलता इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तरलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि M1 M2 क्या है, तो M1 याद रखना है, M1 एक संकुचित धन है, मतलब नॉर्मल धन है, संकुचित मतलब सिकुड़ा हुआ, लिमिटेड है। लेकिन अगर M4 की बात करें तो M4 कैसा धन है, तो आप बताओगे M4 विस्तृत धन है। M4 कैसा धन है, विस्तृत धन है, यानी यहाँ पर आप लिख भी सकते हो। M1 कैसा है, संकुचित धन, कैसा है, संकुचित धन। और M4 कैसा है, विस्तृत धन, विस्तृत धन। M1 कैसा है, संकुचित यानी कम पैसा है, संकुचित मतलब कैसा पैसा है, कम पैसा है। लेकिन M4 कैसा है, विस्तृत यानी पूरे भारत के अंदर जितना भी पैसा है सब किसके अंदर आ जाता है, M4। तो M4 कैसा धन है, तो आप लोग बताओगे M4 जो होता है अपना कैसा धन होता है, विस्तृत धन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बैंकों को नियंत्रित अब देखिए कुछ मौद्रिक नीतियां कहते हैं। देखिए मौद्रिक नीतियां, अगर आपसे पूछे कि मौद्रिक नीति किसे कहते हैं, मौद्रिक नीति किसे कहते हैं, तो बैंकों को कंट्रोल करने के लिए, बैंकों को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आरबीआई होता है, जो होता है ना, वह कुछ नियम यानी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, यानी कुछ गाइडलाइंस बनाता है। कौन, आरबीआई। कौन बनाता है, इस साइड देखिए, यहां पर देखिए, आरबीआई जो होता है, आरबीआई वो बैंकों को कंट्रोल करने के लिए, किसको, बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कुछ रूल्स बनाता है। क्या बनाता है, कुछ रूल्स बनाता है, जिन्हें अपन कहते हैं मौद्रिक नीतियां कहते हैं। क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति। क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। यानी आरबीआई जो होता है वह बैंकों को कंट्रोल करने के लिए, यानी नियंत्रित करने के लिए क्या करता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, जिनको अपन क्या कहते हैं, मौद्रिक नीतियां कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप बताओ, जिनको अपन मौद्रिक नीतियां कहते हैं, क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मौद्रिक नीतियां निम्न में से किस दर पर लगाई जाती हैं, M1 M2 M4 M3 M4। तो आप सोचोगे क्वेश्चन कहां से आ गया भाई, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। तो अगर आपको इससे पूछे कि आरबीआई की जो मौद्रिक नीतियां होती हैं वो किस दर पर लगती हैं, तो याद रखना है M3 पर। किस पर लगती हैं, M3 पर। यानी आरबीआई की मौद्रिक नीतियां किस पर लागू होती हैं, किस पर लागू होती हैं, तो आप बताओगे आरबीआई की मौद्रिक नीतियां M3 पर आधारित होती हैं या M3 पर लागू होती हैं। तो आज की क्लास में अपन ने धन के स्वरूप पढ़े, M1 M2 M3 M4 क्या होता है। M1 लोगों का जमा, लोगों का धन, बैंक के पास जमा, आरबीआई का कुल धन M1 के अंदर। M2 M1 प्लस डाकघर का बचत जमा। M3 M1 प्लस बैंक का फिक्स डिपॉजिट यानी जो एफडी होता है। M4 क्या होता है, M3 प्लस डाकघर के अंदर जितना भी कुल जमा होता है वो सारी चीजें। आकस्मिक स्थिति में काम आने वाला धन M1, आकस्मिक स्थिति में काम आने वाला धन M1। तरलता क्या होती है, ऐसी कोई चीज जिसे आप आसानी से किसी व्यक्ति को देकर कोई भी चीज आसानी से खरीद सकते हो, उसे अपन क्या कहते हैं, तरलता। सबसे ज्यादा तरलता होती है M1 की, सबसे ज्यादा तरलता किसकी होती है, M1 की। अगर वैसे अगर देखा जाए धन में M1 की होती है, अगर नॉर्मली देखा जाए सबसे ज्यादा तरलता कैश की, उससे कम सोना की, उससे कम किसकी, जमीन की, उससे कम किसकी, जमीन की। सोना आप बेचने जाओ तो पहले तो ज्वेलर जो होगा सुनार वो क्या करेगा ना, चेक करेगा सही है, असली है, नकली है, कहाँ से लाए, कैसे लाए। जमीन बेचोगे यार भाई क्यों बेच रहा है, कुछ लफड़ा तो नहीं है, जे वो नाम लिखा जिक्र वो फलान लिखा, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें M1 से जब आप M4 की तरफ जाते हो तो तरलता क्या होगी, घटेगी, तरलता क्या होगी, घटेगी। लेकिन धन की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि, यानी धन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर M1 को बात करें तो M1 कैसा धन है, आप बताओ, संकुचित धन है। M1 कैसा धन है, संकुचित धन है। जबकि M4 की बात करें तो M4 एक विस्तृत धन है। आरबीआई की मौद्रिक नीतियां क्या होती हैं, बैंकों को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई होता है, बैंकों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, कुछ नीतियां यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, उनको अपन क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति।
मौद्रिक नीति किस पर आधारित होती है, तो आप बताओगे मौद्रिक नीतियां जो होती हैं वो M3 पर आधारित होती हैं। तो आज की क्लास अगर आपको समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें लाइक। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगला क्या टॉपिक स्टार्ट करना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए उसी टॉपिक पर आपके क्या लाऊं, वीडियो लाऊं। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।